Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 12. The chapter name is friction. In today's topic, in today's class, we take a new topic, wheel reduce friction. How wheel reduce friction? Okay. इससे पहले हमने देखिए कोई 1-2 एग्जांपल रीड किए जिसमें हम लुब्रिकेंट और फाइन पाउडर को यूज करके क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं. क्लियर है. लेकिन अब हम क्या करेंगे, व्हील को यूज करते हुए हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो रीड करेंगे. यू मस्ट हैव सीन अटैचेस एंड द पीस ऑफ लगेज. आपने देखा होगा इस तरीके से. देखिए पहले जो अटैची या लगेज बनता था बहुत भारी बनता था और उसको होल्ड करना या वन प्लेस से अदर प्लेस पे ले जाना बहुत ही डिफिकल्ट होता था. लेकिन अब क्या हो रहा है, अटैची या जो भी हमारा लगेज पार्ट है उसके नीचे आपने देखा होगा इस तरीके से व्हील लगे होते हैं. तो एक छोटा सा बच्चा भी होता है वो उसको कैरी कर लेता है, वो कितना भी हैवी लगेज हो हमारा, है ना. तो फिटेड विद रोलर्स. तो अटैचेस और जो लगेज है उनके नीचे रोलर्स लगा देते हैं. इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज. तो एक छोटा सा बच्चा या चाइल्ड भी उस लगेज के पीस को क्या कर सकता है, इजीली पुल कर सकता है. व्हाई इज इट सो? लेट अस फाइंड आउट. कैसे ये चीज इजी हुई उसको हम पता लगाते हैं, उस पर बात करते हैं. देखिए पहले हम इसी के बेस पे एक एक्टिविटी करते हैं. एक्टिविटी 12.4. टेक अ फ्यू पेंसिल विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप. जो पेंसिल है हमने कुछ ली हैं जिनकी शेप कैसी हो, सिलेंड्रिकल शेप हो. प्लेस देम अ पैरेलल टू ईच अदर. अब उनको अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल हम अरेंज कर देते हैं. ठीक है. ऑन अ टेबल प्लेस अ थिक बुक ओवर इट. और उसके ऊपर एक बहुत मोटी सी बुक को आप प्लेस कर दीजिए. ठीक है. नाउ पुश द बुक. आप बुक को पुश करने की कोशिश करें. यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूव. पेंसिल रोल कर रही है और बुक उसके साथ में मूव कर रही है. डू यू फील इट इजियर टू मूव द बुक इन दिस वे देन टू स्लाइड इट? आप महसूस कर पा रहे हो या आपको फील हो रहा होगा कि इस तरीके से बुक को मूव करना ज्यादा इजी है जबकि उसको स्लाइड करने के. हमने फर्स्ट एक्टिविटी जो की थी जिसमें हम बुक को पुश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो कितनी देर में आके स्टॉप हो रही है, हमने की थी ना. तो उसके अंदर जो हम सीधे प्लेन टेबल के ऊपर बुक को पुश कर रहे हैं और इस तरीके से पेंसिल्स पर रख के बुक को पुश कर रहे हैं, तो कौन सा हमें इजी कौन सा लग रहा है? ऑब्वियस है कि जिस पे पेंसिल रखी है उस वो ही इजी लगेगा हमें. डू यू थिंक दैट रेसिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज बीन रिड्यूस्ड? तो इसी तरीके से यूज करने से जो बहुत ही कम फ्रिक्शन फोर्स लगता है, फ्रिक्शन लगता है, तो इस वजह से हमें फोर्स भी क्या होता है, कम अप्लाई करना होता है. हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉग अंडर इट? आपने देखा होगा कोई भारी भारी मशीन होती है तो उनके नीचे इसी तरीके से बड़े बड़े लॉग्स लगा दिए जाते हैं और उसको मूव करते करते उसको आगे वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करना होता है. तो ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो एक फ्रिक्शन होता है बेटा रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है. एक फ्रिक्शन होता है रोलिंग फ्रिक्शन. देखिए इससे पहले मैंने एक स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करी थी. स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक जगह पर स्टेबल है. जो बॉक्स था वो हैवी बॉक्स था जिसको अपन पुश कर रहे थे, हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, इंटरलॉकिंग वाली बात की थी. उस तरीके से यहाँ पर होता है कौन सा, स्टैटिक फोर्स. मतलब ये बॉक्स है यहाँ पर स्टेबल है, तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है. स्टैटिक फ्रिक्शन को काइनेटिक या मूविंग में लाने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था. अब ये पेंसिल्स जो है रोल कर रही हैं तो सरफेस तो पेंसिल की और टेबल की आपस में कनेक्टेड है. तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. ठीक है. तो व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, जब एक बॉडी रोल होती है दूसरी सरफेस की बॉडी के ऊपर, तो उसे द रेसिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन, इस मोशन का जो रेसिस्टेंस होता है या रोकने के लिए जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. ठीक है. रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन. रोलिंग जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. इट ऑलवेज इजियर. और फ्रिक्शन कम होते ही तो मोशन इंक्रीज हो जाएगा. फ्रिक्शन कम होते ही मोशन इंक्रीज और फोर्स भी कम अप्लाई करना पड़ता है. इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर. ये हमेशा इजी होगा, रोल करना ज्यादा इजी होगा जबकि स्लाइड करने के. दिस इज द रीजन इट इज कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर. इसीलिए ये यही रीजन है कि जो हमारे हैवी लगेज होता है या अटैची होती है उनके नीचे क्या फिट किए गए हैं, रोलर, ताकि क्या हो, कम फोर्स में ही लगेज जो है वन प्लेस से अदर प्लेस पर चला जाए. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द व्हील इज सेड टू बी द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मैनकाइंड? जब इसीलिए कहा जाता है कि पहले के टाइम पे जब कुछ भी इतना नहीं बना था तो उस टाइम पे
कहा जा रहा था कि ये जो व्हील का इन्वेंशन हुआ है वो बहुत ही बड़ा इन्वेंशन है। तो क्यों कहा गया, रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ही कम लगता है व्हील्स के ऊपर, तो मूवमेंट क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है since the rolling friction is smaller than the sliding friction. Sliding is replaced in most of the machine by rolling by the use of ball bearing. कॉमन एग्जाम्पल आर द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग। अब देखिए, आपने अपनी साइकिल के अंदर जो मूविंग रोलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें बॉल बेयरिंग लगी हुई होती है ना, आपने देखी होगी कभी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में हमें फ्रिक्शन कम करना है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के साथ में हम इस तरीके से बॉल बियरिंग का यूज करते हैं। ये होती है बॉल बियरिंग। आपने साइकिल में या कोई भी रोलिंग मोशन हो रहा होता है उस जगह पर ये चीज काम आती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा इसको, कहीं काफी जगह पे ये बॉल बियरिंग है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉलर हो जाता है कंपैरिजन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या, सिंपल अपन मूव कर रहे हैं विदाउट इसके, अगर इस अटैची को उठाकर यहाँ से यहाँ ला रहे हैं तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन बाय रोलिंग। आजकल स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिप्लेस किया गया है किसके थ्रू, रोलिंग फ्रिक्शन के थ्रू। क्या करके, बॉल बियरिंग को यूज करके। ओके, कॉमन एग्जांपल आर द यूज ऑफ बॉल बियरिंग बिटवीन हब्स एंड द एक्सल्स ऑफ सीलिंग, फैन, बाइसाइकिल। इन सब चीजों में हम इसका यूज करते हैं ताकि फ्रिक्शन क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। देखिए, फ्लूइड में वैसे हम फ्लूइड कंसीडर करते हैं सिर्फ लिक्विड मटेरियल के लिए, है ना, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर फ्लूइड इंक्लूड किया गया है गैस एंड लिक्विड दोनों के लिए। ठीक है, तो यू नो दैट द एयर इज वेरी लाइट। आप सब जानते हो कि एयर जो होती है वो बहुत ही लाइट और थिन पतली होती है। ये इट एक्सर्ट फ्रिक्शन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। लेकिन एयर के अंदर या वाटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है तो उस पर भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। सिमिलरली वाटर एंड द अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। जब भी वाटर या एयर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट वन प्लेस से अदर प्लेस में जाता है तो उस पर भी फ्रिक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज फ्लूइड। तो हम साइंस के अंदर कॉमन गैस और लिक्विड के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, फ्लूइड वर्ड यूज कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट उनके थ्रू देम इनमें से मोशन करेगा तो क्या होगा, वो क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करेंगे। क्लियर, द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, जो फ्लूइड के थ्रू फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, प्रोड्यूस होता है, इज कॉल्ड अ ड्रैग। उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसके ऊपर। द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। जो फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर फ्लूइड की वजह से लग रहा है तो वो सिर्फ डिपेंड करता है ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। वो जो ऑब्जेक्ट है फ्लूइड के अंदर किस स्पीड से मूव कर रहा है। द फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। प्लस स्पीड तो मैटर कर ही रही है, साथ में क्या चीज मैटर करती है कि उस ऑब्जेक्ट की शेप किस तरीके की है। ठीक है, एंड नेचर किस चीज का वो बना हुआ है। तो ये तीनों चीजें डिपेंड करती हैं फ्लूइड में फ्रिक्शन फोर्स पर। इट इज ऑब्वियस that when object move through fluid they have to overcome friction acting on them। ये बहुत ऑब्वियस बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में से मूव कर रहा है तो उसको ओवरकम कैसे करे, फ्रिक्शन क्या एक्ट करे, क्या उनमें चेंज करे। इन दिस प्रोसेस दैट लूजेस एनर्जी। जो फ्रिक्शन उसमें से मूव कर रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है तो उससे क्या होगा, एनर्जी का भी लॉस होता है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड ऑफ मिनिमाइज फ्रिक्शन। तो इसीलिए बार बार एफर्ट किए जाते हैं कि वे क्या करें जिससे फ्रिक्शन क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। कि ठीक है, सो ऑब्जेक्ट, ये ऐसा क्यों कह रहे हो कि फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाए। देखिए यहाँ पर एक चीज थी जो हमने एक बार लिख कर दी थी, हाँ, तो पॉलिशिंग करने से, ल्यूब्रिकेंट से या कोई भी मेथड को यूज करने से हम कभी भी फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस ऑब्जेक्ट में हमने ये चीजें कर दी हैं, ये ल्यूब्रिकेंट यूज कर दी, ये रोलर यूज कर दिया है, इसका शेप इस तरीके से कर दिया है तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या चीज नहीं बनी है जो फ्रिक्शन को क्या कर दे, जीरो कर दे।
ठीक है ना। तो फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है या फ्रिक्शन जो है उसको कभी भी हम पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, क्योंकि हम कुछ भी अप्लाई कर दें तो कोई भी सरफेस इस तरीके की नहीं होती कि वो पूरे तरीके से स्मूथ हो जाए। सम इरेगुलरिटीज एंड ऑलवेज देयर, कुछ ना कुछ इरेगुलर रेगुलेशन या कुछ ना कुछ चीज रह जाती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन वर्क करता है। ठीक है, तो हम क्या क्या चीजों को किस चीज का एफर्ट कर सकते हैं, हम इस चीज का एफर्ट कर सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए। क्लियर। सो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप, इसीलिए ऑब्जेक्ट को हम स्पेशल शेप देते हैं क्योंकि फ्लूइड के अंदर शेप भी डिपेंड करती है। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट फॉर दिस स्पेशल शेप? तो साइंटिस्ट को कैसे पता पड़ा कि फ्रिक्शन ये शेप बनाते हैं, भाई एरोप्लेन की ये शेप बना देते हैं तो इसमें फ्रिक्शन क्या होगा, कम लगेगा। शिप की ये शेप बना देते हैं तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स, तो उनको हिंट कहाँ से मिली, नेचर से। बर्ड एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड ऑल द टाइम। जैसे बर्ड्स है, फिशेज है, तो वो हमेशा मूव करती रहती है फ्लूइड के अंदर, तो देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप विच वुड मेक देम लूज लेस एनर्जी। तो वो बॉडी जो बनी हुई है उनकी, जो स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं, कॉर्नर्स में से बिल्कुल पॉइंटेड और बीच में से थोड़ी सी ब्रॉड, है ना, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। क्लियर। तो ये जो शेप बनी होती है ये सिर्फ इसलिए होती है ताकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट उनकी एनर्जी क्या हो, कम हो, लॉस ऑफ लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, ताकि फ्रिक्शन से वो क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें। यू रेड अबाउट दी शेप इन क्लास 6, हमने क्लास 6 में ये शेप के स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या हेल्प होती है, तो वो सब चीजें हमने 6th क्लास में पढ़ ली है। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन, डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन इट्स शेप एंड द बर्ड? इनफैक्ट all vehicles are designed to have shape which reduce fluid friction। सभी vehicles की, सभी चीजों की जो शेप है इसी तरीके से बनाई जाती है कि फ्रिक्शन क्या हो सके, कम। तो देखिए बर्ड भी क्या होती है, इसी तरीके से फ्लाई करती है ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए, उनकी बॉडी में जो भी एनर्जी का लॉस होना है वो कम हो। तो उसी की हेल्प से या उसी को कॉपी करके साइंटिस्ट ने जो एरोप्लेन है उनकी शेप इस तरीके की बनाई ताकि फ्रिक्शन क्या हो, कम हो। So your chapter almost completed. I think you all are understood each and every point in this chapter. Okay.